Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. Chapter 1 and Chapter 2 हम कवर कर चुके हैं. अब welcome to the Chapter number 3. Chapter 3 is the salient feature of the Indian Constitution. तो हम देखने वाले हैं क्या क्या salient features हैं हमारे Constitution के. तो जो पहला feature है वो है कि Indian Constitution is the lengthiest written Constitution. सबसे पहले आपको वर्ड दिखा होगा रिटन. तो क्या कोई और सा भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है? तो येस, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं. पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? फॉर एग्जांपल अमेरिका में. और अनरिटन कहाँ है? सॉरी, यहाँ पर करेक्शन है, आप करेक्शन कर लें, ब्रिटेन में. तो रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट क्यों है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लेंथीएस्ट है बिकॉज फर्स्टली इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज़ वास्ट कंट्री. और वास्ट कंट्री होने की वजह से, सबको कवर करने की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लेंथियर. सेकेंड इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे. डू यू रिमेंबर? अगर आपको नहीं याद है तो चैप्टर को रिवाइज करें. इतना लंबा जब वो खुद एक्ट था तो उसमें से इंस्पायर्ड होकर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो भी लेंथियर ही बनेगा. थर्ड जो है वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड फॉर स्टेट. सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो लेंथियर है बिकॉज उसमें कुछ सेंटर के भी सेक्शंस हैं और स्टेट के सेक्शंस भी वो कवर करता है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज़ द फर्स्ट फीचर. नाउ लेट्स मूव द सेकेंड फीचर. सेकेंड इज़ द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी. तो लेट्स सी पहले रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनसे क्या डिफरेंट है. तो अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि हमें कोई किसी चीज़ में अमेंडमेंट करना है तो हमें एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा जो कि इट्स वेरी टफ. सेकेंड जो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है जिसमें कि अमेंडमेंट करने के लिए हमें कोई किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है. हम नॉर्मल जैसे ऑर्डिनरी लोग को करते हैं वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर इजी होता है. तो दैट इज़ फ्लेक्सिबल. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है? अमेरिका में. और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है? ब्रिटेन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत चाहिए और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको कि हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं. अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है ये आप कमेंट करके बताएं. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में कई बार आपसे पूछा गया है. क्वासी फेडरल, KC व्योर्स. बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने ऐसे डिफाइन किया है? तो वो है मॉरिस जॉनसन. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेविल ऑस्टिन. एंड फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आइवर जेनिंग ने. ये था हमारा सेकेंड, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट इट इज़ द ब्लेंड ऑफ बोथ. थर्ड आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म को देखने के बाद आपको लगा होगा कि सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है. तो सेकेंड फॉर्म जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है. मतलब जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे और कोऑपरेशन बना रहे. वाइल जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड है. जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो दोनों अलग हैं, दोनों का अलग स्फेयर है, दोनों की अलग पावर्स हैं और वो दोनों आपस में इंटरफेयर ना करें, ये इस पर बेस्ड है. हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है. तो लेट्स मूव फर्दर. अब आते हैं फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो फीचर्स ये हैं कि इसमें नॉमिनल और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लीडर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. तो ये सारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. प्रेसिडेंशियल के क्या फीचर्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. सॉवरन और जुडिशल सुप्रीमेसी. फोर्थ जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि हमारे यहाँ सॉवरन और जुडिशल सुप्रीमेसी है. सॉवरन का मतलब क्या होता है? एक कंट्री जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो और वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चलाए, वो होती है सॉवरन.
डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, ब्रिटिश, और जुडिशल सुप्रीमेसी जो है वो हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमारे इंडिया में सॉवरन और जुडिशल सुप्रीमेसी है। फिफ्थ जो आता है वो ये है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट। हाई टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट, देन आता है हाई कोर्ट एंड देन आता है लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे है, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो लोअर लेवल पे है। सिक्स फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही खूबसूरत पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आता है। इसमें ये सब राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसके आर्टिकल्स जो हैं वो हम फंडामेंटल वाले चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में कवर किए हैं। ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब होता है एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगला आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सेवन्थ फीचर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही अलग पार्ट है जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में आता है। इसको बाद में ऐड किया गया था और ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, कोर्ट से एनफोर्स्ड नहीं होते हैं। एट्थ आता है कि हमारे इंडिया में सेक्युलर स्टेट है। कोई भी स्टेट जो है वो रिलीजियस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसका ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं होगा, ना ही वो किसी रिलीजन को प्रमोट करेगा, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को। ये जो है ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। नाइन्थ आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में जो कि 18 ईयर्स से अबव हैं, उन सभी के पास राइट टू वोट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगला जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में अगर हम जाएंगे तो वहाँ कंट्री का सिटीज़नशिप अलग है और स्टेट का सिटीज़नशिप अलग है, लेकिन इंडिया में जो कंट्री का सिटीज़न है वही सभी स्टेट्स का सिटीज़न है। सिटीज़नशिप स्टेट्स के लिए अलग अलग नहीं है। 11th आता है 3 टायर गवर्नमेंट। तो इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है। ये हमने बाद में ऐड किया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। सो दिस वॉज इट। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें केवल फ़ीचर्स थे जो कि हमें बेसिक्स पता होंगे तो हमें ये सभी फ़ीचर्स भी पता होंगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो ये आपका आज क्लियर हो गया है। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा बुरा जो भी है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें।